हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, एक दिन जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, वैसे डेली मैं आपके लिए एक दो वीडियो बना देता हूं। आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो हम दोस्तों देखेंगे हम मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य को तो पहले देख लेते हैं कि हम कहां तक कवर कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था 16 महाजनपदों को, और फिर हमने देखा था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को। मगध पर क्रमशः बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का उद्भव होता है। नंद वंश जो कि 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 321 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। इसके बाद नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद जब चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को प्रताड़ित कर अपने साम्राज्य से बाहर निकाल देते हैं, तो वही कौटिल्य या चाणक्य अपनी कूटनीति से एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं, और प्रशिक्षण करने के बाद वही चंद्रगुप्त आके फिर घनानंद को हराता है, और फिर मगध साम्राज्य पर, एक संपूर्ण मगध साम्राज्य पर, संपूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ये रही दोस्तों कहानी कि किस तरीके से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेके 184 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। दोस्तों मैं फिर आपसे बार बार कहता हूं कि आप टाइम पीरियड को अपनी नजर में जरूर रखा करिए कि 16 महाजनपद किस टाइम पे आए, और फिर मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उसका टाइम पीरियड क्या है, जो वंश रहे उन्हें आप नजर में रखें, ताकि जब आप एग्जामिनर ने आप क्वेश्चन पूछे तो आप देख सके कि हाँ, जो इस टाइम पीरियड के बीच में ऑप्शंस ना हो उन्हें तो आप इजीली हटा ही सकते हैं, फिर बचेंगे। अगर चार में ऐसे आपके दो ऑप्शंस हट जाते हैं तो फिर बचता है 50-50। 50-50 में आप इतना तो सही हो सकता है कि आप प्रश्न को सही कर दें। और प्रश्न में दोस्तों एक एक प्रश्न जब हमें नहीं आता है तो लगता है यार थोड़ा सा और पढ़ लेते तो काश ये प्रश्न सही हो जाता। तो बहरहाल दोस्तों चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व, जिसकी जानकारी हमें, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के दो स्रोत हैं दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है वो थोड़े कम है, लेकिन साहित्यिक स्रोत दोस्तों बहुत ज्यादा है। और साहित्यिक स्रोतों में मेनली जो बुकें हैं, जो प्राचीन भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुकें हैं दोस्तों, जो बार बार पूछी जाती हैं, उनसे जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि बौद्ध धर्म के दीपवंश और महावंश है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, और मेगास्थनीज की इंडिका है। इन जो बुक हैं, प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण बुकें हैं। इनसे प्रश्न सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। मौर्य साम्राज्य में हम देखें कि जानकारी मौर्य साम्राज्य की किससे प्राप्त होती है। चाणक्य को देखेंगे, और जो शासक रहे हैं उनका शासनकाल देखें। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे कि सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, वो देखेंगे। इसके बाद मेगास्थनीज के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम बिंदुसार के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में देखेंगे हम अशोक को। मौर्य साम्राज्य दोस्तों प्राचीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, इससे ही जब आप किसी भी पीसीएस स्टेट एग्जाम का या फिर यूपीएससी का जब पेपर देंगे तो यकीनन आपको इससे एक दो प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि इनसे जो प्रश्न बने वो हमसे ना छूट पाए। तो जो पुरातात्विक दोस्तों जो साक्ष्य है और जो साहित्यिक साक्ष्य है, इससे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी किनसे प्राप्त होती है। इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा आपको, या इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा। पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों जो है, और साहित्यिक साक्ष्यों में आपसे पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो आपको दो तीन बुकें दे देगा, पूछेगा इनमें से किससे प्राप्त होती है या इनमें से किससे प्राप्त नहीं होती है। और दोस्तों इससे प्रश्न एक और तरीके से बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि चाणक्य की बुक कौन सी है, या अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई, परिशिष्ट पर्व है, मुद्रा राक्षस है,
कथा सारित्र सागर है, महाभाष्य है और बृहत कथा मंजरी है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुकें हैं और प्राचीन भारत में जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ज्यादातर सभी को ये बुक पता होती हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। जैसे रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमें मौर्य वंश की जानकारी देता है। इसमें दोस्तों जानकारी क्या प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कलिंग विजय के समय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है और अशोक के बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त होती है। पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य है दोस्तों वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह है अशोक के अभिलेख। आपको पता होगा दोस्तों कि अशोक के बारे में जो हमें प्रशासन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है वो उसके जो जानकारी के प्राप्त के जो प्रमुख साक्ष्य हैं वह है उसके अभिलेख। गुहा लेख है, स्तंभ लेख है और शिलालेख है। ये सभी जब हम देखेंगे तो अशोक के में पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है और एक गिरनार अभिलेख है जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ है। इससे जानकारी प्राप्त होती है पंचमार्क एवं जो आहत सिक्के हैं मौर्य साम्राज्य के द्वारा कौन कौन से सिक्के जारी किए गए उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो मृदभांड है दोस्तों काले पॉलिशदार मृदभांड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको कि वैदिक सभ्यता के बाद में जो हमें महाजनपद काल में और मौर्य साम्राज्य में मृदभांड देखने को मिलते हैं वह कैसे मिलते हैं? काले पॉलिशदार मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं। ये रहे दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य। अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख, गिरनार अभिलेख, पंचमार्क सिक्के और काले पॉलिशदार मृदभांड, ये पुरातात्विक साक्ष्य है। अब देखते हैं दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको याद ही रखना पड़ेंगे कैसे भी हो, चाहे आप ट्रिक्स लगाएं चाहे कुछ भी करें। मैं तो कहता हूं आप 2-3 बार पढ़िए इनको, सुबह उठ के 1 बार 2 बार 3 बार टाइमली रिवाइज करिए। ये बुक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बार में बुकें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पॉइंट्स के रूप में या जिससे संबंधित बुकें होंगी उसमें मैं आपको 2-2 4-4 5-5 बुकें जब पढ़ाता जाऊंगा तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी और इजीली आप बुकों को याद कर पाएंगे। और बुकें जो है दोस्तों प्राचीन भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकें हैं, जैसे कि इंडिका है, अर्थशास्त्र है, बार बार दोस्तों यही बुकें पूछी जाती हैं। तो साहित्यिक जो साक्ष्य है दोस्तों वह बहुत प्रमुख साहित्यिक साक्ष्य है वह है चाणक्य या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है। चाणक्य का अर्थशास्त्र जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में है दोस्तों इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अब मेगास्थनीज कौन था और कहां से आया था ये सब दोस्तों हम आगे देखेंगे। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश जो दोस्तों ग्रंथ है वो किसके है? बौद्ध ग्रंथ है और इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में कल्पसूत्र, एक पुस्तक है कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। भद्रबाहु के द्वारा, जो कि जैन धर्म श्वेतांबर और द्विगंबर में जब बढ़ जाता है, श्वेतांबर और द्विगंबर में बढ़ जाता है, श्वेतांबर संप्रदाय का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? स्थूलभद्र ने। और द्विगंबर संप्रदाय का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? भद्रबाहु ने। मैंने ट्रिक से आपको याद भी कराया था दोस्तों, ये वही भद्रबाहु है। भद्रबाहु द्वारा लिखी गई कल्पसूत्र, कल्पसूत्र से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। जो तीसरा है वह है दोस्तों हमारा परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व जो किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा लिखा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी मैंने बुकें लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है। परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया? हेमचंद्र के द्वारा। अगला आ जाता है दोस्तों मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? वह लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। अब मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा वो प्रॉपर संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन सरल भाषा में जो लिखा है इस पर जो टीका लिखा है वह लिखा है धुंडी राज ने। किसने लिखा है? धुंडी राज ने इस पर टीका लिखा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूछा जाता है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, लेकिन इस पर जो टीका लिखा है वह किसने लिखा है? तो धुंडी राज ने इस पर टीका लिखा है। अगली जो बुक है दोस्तों वह है कथा साहित्य सागर। कथा साहित्य सागर जो कि सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। अगली बुक है महाभाष्य। कौन सी? महाभाष्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अब बताइए कि इनके द्वारा
कौन सा दर्शन दिया गया था? याद करिए, अगर आपने पिछली जो मेरी वीडियो है, 6 दर्शन है दोस्तों, पूरे 6 दर्शनों में से पतंजलि के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया था? महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। एक है दोस्तों बृहद कथा मंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहद कथा मंजरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कि क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। ये सभी है दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य। प्रमुख बुकें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और प्रमुख बुकें हैं दोस्तों जिनमें हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्राप्त होती है। और इनसे एक तो पूछा जाता है कि किससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, दीपवंश किसके द्वारा लिखी गई, कल्पसूत्र, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा। फिर दीपवंश और महावंश किसके ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। फिर आ जाता है दोस्तों परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया है? हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, हेमचंद्र के द्वारा। फिर आ जाता है दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। और इस पर जो टीका लिखा है वह किसने लिखा है? धुंडी राज ने इस पर टीका लिखा है। अगला जो है दोस्तों वह है कथा साहित्य सागर। कथा साहित्य सागर किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव के द्वारा कथा साहित्य सागर लिखी गई है। इसके बाद में महाभाष्य है और बृहद कथा मंजरी है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा। और बृहद कथा मंजरी है जो लिखी गई है दोस्तों क्षेमेंद्र के द्वारा। ये रही दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और जो बुकें हैं ये भी प्रमुख है। एक एक पॉइंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछता है। अगर आपको पता होगा तो आप लगा देंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों वैसे भी मैं कुछ फालतू की बुकें आपको नहीं लिखाता हूं कि आपको याद करने में परेशानी हो, या फिर हमें केवल हिस्ट्री को ही नहीं पढ़ना है। मैं वही बुकें लिखाता हूं जो इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी गई हैं। पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य हम देख चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं चाणक्य को। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब घनानंद के द्वारा चाणक्य को बाहर भगा दिया जाता है तो चाणक्य फिर चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं। अगर चाणक्य ही नहीं होते तो फिर ना चंद्रगुप्त मौर्य होता और फिर ना मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती। इसलिए चाणक्य के बारे में हमें देखना जरूरी है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाणक्य, इनके जो अन्य नाम है वह है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य को ही कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो उनका नाम था महर्षि चणक। महर्षि चणक जो कि चाणक्य के पिता का नाम था। पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? कहा गया है द्विजर्षभ। क्या कहा गया है? द्विजर्षभ। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? द्विजर्षभ कहा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। पूछा गया है दोस्तों, आप याद रखेंगे। द्विजर्षभ भी पूछा गया है। चाणक्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। और चाणक्य एक कौन थे? ब्राह्मण थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अर्थशास्त्र, अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, विष्णु के द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो राजनीति एवं प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। अब ये ना कहिएगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है अगर एग्जाम में ऑप्शन दे कि इससे अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों यह गलत है। अर्थशास्त्र आपको लिख के देगा कि अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, उससे जानकारी क्या? राजनीति एवं प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है और पीसीएस में कई बार पूछी भी गई है। दोस्तों हम देखें यानी कि जानकारी की स्रोत देख चुके हैं और हम चाणक्य को देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं चाणक्य देख चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रमुख शासक यानी कि शासकों का टाइम पीरियड। जैसे कि हमने पहले भी हम देखते हैं कि शासकों का जो टाइम पीरियड है हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम उनको आसानी से याद रख सके और एक दूसरे से चीजों को जोड़ सके, ताकि पूरा टाइम पीरियड जो है हमारी नजरों के सामने हो। और जो जब डेट से क्वेश्चन बने, जैसे कि कलिंगा युद्ध कब हुआ था, ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो हम इजीली ऑप्शन से कर पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने दोस्तों बताया आपको कि जो मगध साम्राज्य पर अंतिम शासक था वह था नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, जो कि कब से? नंदवंश जो कि 344 से देख लीजिए दोस्तों, नंदवंश कब से? 344 से
300 300 कब तक 344 से 321 बीसी के बीच रहता है, ईसवी पूर्व के बीच नंदवंश रहता है। इसके बाद 322 में लिखा है 322 से 184। अभी हम दोस्तों ईसवी पूर्व ही है, ईसवी पूर्व, अभी ईसवी में हम नहीं आए हैं। 322 से 184 ईसवी पूर्व मौर्य साम्राज्य रहता है। अब इसमें 322 से 184 के बीच हम देखते हैं, क्योंकि 322 में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। पूरा जो साम्राज्य है वह है दोस्तों 322 से 184 तक। ठीक, नंदवंश 344 से 321 और फिर आ जाता है मौर्य साम्राज्य 322 से 184 बीसी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसवी पूर्व के बीच शासन करता है। कब तक दोस्तों? 322 ईसवी पूर्व से लेकर 298 ईसवी पूर्व तक शासन करता है। इसके बाद में आता है बिंदुसार, जो इसका पुत्र है, जो कि 298 ईसवी पूर्व से लेकर 273 ईसवी पूर्व तक शासन करता है। फिर इसके बाद में आता है अशोक, जो कि 273 ईसवी पूर्व से लेकर 232 ईसवी पूर्व तक शासन करता है। अशोक 273 से 232 ईसवी पूर्व तक शासन करता है। इसके बाद दोस्तों कुछ अन्य भी शासक आते हैं जो कि इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य को 322 से 184 है, लेकिन जो अशोक शासन करता है वह 273 से 232 ईसवी पूर्व तक करता है। इसके बाद 184 ईसवी पूर्व तक अन्य शासक रहे, उनने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की। इसके बाद में हम उनको नहीं पढ़ते हैं, हम केवल पढ़ेंगे इन तीन शासकों को, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। बिंदुसार है दोस्तों, यह बिंबिसार नहीं है जो कि हर्यक वंश की स्थापना करता है, वह बिंबिसार अलग है, यह बिंदुसार है जो कि 298 ईसवी पूर्व से 273 ईसवी पूर्व तक रहता है। कंफ्यूजन ना हो आपको, बिंबिसार बिंबिसार हर्यक वंश का है दोस्तों संस्थापक, यह बिंदुसार है। आप देख सकते हैं जी हर्यक वंश का है, यह जो है मौर्य साम्राज्य का एक शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 298 ईसवी पूर्व, बिंदुसार 298 से 273 ईसवी पूर्व, और अशोक जो कि 273 से 232 ईसवी पूर्व तक शासन करता है। ये रहे दोस्तों तीन शासक। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की। देखते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों अन्य नाम हैं जो यूनानी जो लेखक थे उनके द्वारा दिए गए थे। यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार पूछे जाते हैं। कि पहला जो है वह है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम समझ सकते हैं आप, इनकी उपाधि समझ सकते हैं। पहली बात तो मैं कहूंगा इनका नाम को समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दो अन्य नाम और है, एक है सेंड्रोकोट्स, एक है एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, ज्यादातर बच्चों को सेंड्रोकोट्स ही पता होता है, लेकिन एंड्रोकोट्स भी है और जो एग्जाम में पूछा भी बार बार जाता है। दो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के, एक सेंड्रोकोट्स और एक एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स किन यूनानी शासकों ने कहा था? सेंड्रोकोट्स जो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है वह किन यूनानी शासकों ने कहा है? तो जैसे कि जस्टिन है, मेगास्थनीज है, स्ट्रैबो है और फिलार्कस है। जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और फिलार्कस, यह चार जो यूनानी लेखक है इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? सेंड्रोकोट्स कहा गया था। और सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? तो यह जो पहचान की है वह की है इतिहासकार विलियम जोन्स ने। किसने की है? विलियम जोन्स ने की है चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान सेंड्रोकोट्स से। क्योंकि यूनानी जो हिस्ट्री है या जो बुकें हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, लेकिन जब विलियम जोन्स ने उन बुकों को पढ़ा तो उसका अंदाजा लगाया कि भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर से देखते हैं दोस्तों, सेंड्रोकोट्स जो नाम दिया गया वह किनके द्वारा? जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और फिलार्कस के द्वारा दिया गया। इसकी जो पहचान की है वह किसने की है? विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की है। इसके बाद में अगला नाम है वह है एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स जो है वह किसके द्वारा दिया गया है? वह दिया गया है प्लूटार्क और एरियन के द्वारा। प्लूटार्क और एरियन के द्वारा यह एंड्रोकोट्स नाम दिया गया है। यह है दोस्तों दो नाम, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। अब देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका धर्म क्या था, क्योंकि अलग अलग बुकों से, अलग अलग ग्रंथों से उसकी धर्म की हमें जानकारी अलग अलग होती है। लेकिन
जो धर्म है उसका बौद्ध और जैन धर्म है, बौद्ध और जैन धर्म में उसे क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रिय। मुद्रा राक्षस और पुराणों में उसे क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस उस पुराणों में क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया। अब इससे प्रश्न दोस्तों कैसे बनता है और इससे प्रश्न कैसे बनता है, आपसे दे देगा कि निम्न में से किस इतिहासकार के द्वारा, निम्न में से किस इतिहासकार के द्वारा सेंड्रोकोट्स की पहचान की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो किसने की थी? विलियम जोन्स की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या है? सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स नाम किसके द्वारा, यानी किन्होंने कहा था? तो किन्होंने कहा था? जस्टिन है, मैगस्थनीज है, और स्ट्रैबो है, और फिलार्कस है। और एंड्रोकोट्स जो कहा है वह प्लूटार्क और एरियन ने कहा है। ऐसे प्रश्न इससे बनते हैं। और धर्म से दोस्तों प्रश्न बनते हैं कि जैन और बौद्ध ग्रंथों में, जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म को क्या बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था? तो क्या था? क्षत्रिय बताया गया। मुद्रा राक्षस दो की किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो मुद्रा राक्षस और पुराणों में जो इसका धर्म बताया गया, इसे बताया गया है कि यह एक शूद्र था, यह एक शूद्र था। लेकिन मुद्रा राक्षस में स्पेशली, मुद्रा राक्षस में इसे स्पेशली क्या बताया है? नंदराज का पुत्र बताया गया है। नंदराज का पुत्र बताया गया है। वृषभ एवं कुलीन भी इसे बताया गया है। मुद्रा राक्षस पुराणों में शूद्र, और मुद्रा राक्षस में इसे वृषभ एवं कुलीन कहा गया है, और नंदराज का पुत्र भी इसे कहा गया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब साम्राज्य पर अधिकार कर लिया तो जो राजधानी बनाई, किसे बनाया? राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। किसे बनाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की जो स्थापना या बसाया गया था वह बसाया गया था उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा इसे बसाया गया था, जो कि दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताता चलता हूं बीच बीच में। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। और इसको जो राजधानी बनाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में इसका राज्य चिन्ह था, राज्य चिन्ह मयूर को अपना राज्य चिन्ह बनाया। और जो भाषा रखी है अपने साम्राज्य की वह रखी है पालीय भाषा। क्या रखी? पालीय भाषा अपने साम्राज्य की भाषा रखी। इससे दोस्तों प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसे बनाया? पाटलिपुत्र को। राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर था। और भाषा क्या थी? मौर्य साम्राज्य की भाषा थी पाली भाषा। भारतवर्ष का प्रथम सम्राट, भारतवर्ष का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारतवर्ष का प्रथम सम्राट कहा जाता है। कि संपूर्ण भारत, यानी कि वर्तमान में जो भारत का एक एरिया है 32,87,000, और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस एरिया पर शासन किया था वह था 55 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि दुगना। वर्तमान को जो भारत है उससे दुगना जो भारत था वह चंद्रगुप्त मौर्य का उस पर शासन हुआ करता था। भारतवर्ष का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं हम साम्राज्य विस्तार की, कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां तक है। आपको यहाँ पर दोस्तों मैप दिख रहा होगा, और मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तरीय क्षेत्र था वह था जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर तक सीमा थी। यहाँ पे नेपाल तक, यहाँ पे बंगाल और बांग्लादेश। जो पूर्वोत्तर भारत था दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत इसके साम्राज्य में नहीं आता था। पूर्वोत्तर भारत इसके साम्राज्य में नहीं आता था। इसके जो जम्मू कश्मीर, नेपाल, बंगाल, जो बंगाल विजय उसने की थी, बंगाल विजय की हमें जानकारी प्राप्त होती है, बंगाल विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है महास्थान अभिलेख से। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है कि बंगाल विजय की जानकारी किससे प्राप्त होती है? महास्थान साम्राज्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जो हमें पश्चिमी देखने को मिलते हैं, पश्चिमी जैसे कि पाकिस्तान का सिंध। वर्तमान में पाकिस्तान का 1947 से विभाजन हो गया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान, यहां से पाकिस्तान, और इसके बाद में दोस्तों लगा हुआ अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र था दोस्तों वो चंद्रगुप्त यानी कि संपूर्ण अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था। यहां पे सिंध, जम्मू कश्मीर, नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश तक। और यहां जब आ जाते हैं हम तो यहां पे गुजरात तक। और गुजरात के बाद में
लाइट चली गई है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए और चीजों को देखते चलिए कि लाइट जो बार बार आती जाती है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जो पश्चिमी हिस्सा था, सबसे पश्चिमी हिस्सा तो नहीं कह सकते, पश्चिमी हिस्सा यहाँ गुजरात तक, सिंध तक, अफगानिस्तान तक, जम्मू कश्मीर। यहाँ दक्षिण में अगर बात करते हैं हम, पूरा जो महाराष्ट्र वाला एरिया, फिर यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक तक का जो एरिया था वह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आता था। लेकिन वे सभी जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में नहीं आते थे, वह था पूर्वोत्तर भारत, केरल और तमिलनाडु। यह जो हिस्सा था वो चंद्रगुप्त के राज्य क्षेत्र से बाहर था। दक्षिण विजय की जो जानकारी प्राप्त होती है वह दो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं ग्रंथ है, एक है अहनूर और एक है मुन्नानूर। अहनूर और मुन्नानूर ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब तो दोस्तों आप यहां से अफगानिस्तान से लेके जम्मू कश्मीर से यहां कर्नाटक का जो क्षेत्र देख रहे हैं, संपूर्ण भारत जो था, अखंड भारत, जो कि 55 लाख वर्ग किलोमीटर तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। अब तक के सबसे बड़े एरिया पे शासन जो किया है वह किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किया है अशोक ने। अशोक के बाद फिर आते हैं, हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में अकबर के बारे में। यह जो 3 शासक है, पूछता है एग्जाम में कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा एरिया पर शासन किया है किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर अशोक ने, फिर अकबर ने किया है। अकबर के टाइम पे दोस्तों जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है यह हट चुका था, इसलिए काफी ज्यादा एरिया कम हो जाता है। अब इसमें जो राज्य शामिल नहीं थे, मैंने बताया दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, केरल, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था वह चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार में नहीं था। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको मैप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, आप इसको देखिए और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, 1-2 बार बनाइए आप, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछे, मैप से दोस्तों प्रश्न कैसे पूछता है कि आपको मैप दे देगा और पूछेगा कि बताइए यह किसके साम्राज्य का, यानी कि किसके शासनकाल का मैप है। तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के है, बिंदुसार के है, अशोक के है, अकबर की, ऐसे ऑप्शन देता है। लेकिन दोस्तों मैपों को आप क्लियर रखें कि दक्षिण भारत का केरल तमिलनाडु वाला हिस्सा और पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में नहीं था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला हिस्सा था। अब मैप को जब देखेंगे इसको तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में देखते हैं हम सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध। यह सेल्यूकस निकेटर कौन था, याद करिए आप। अगर आपने दोस्तों पिछली वीडियो देखी होंगी कि यकीनन, और आप टाइमली रिवाइज कर रहे होंगे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आपको मेरी वीडियो ऐसे नहीं देखनी है कि आप बस ऐसे हाथ रखे हुए हैं, वीडियो चालू और देख रहे हैं। आप प्रॉपरली एक बार वीडियो देखिए, दोबारा मैं वीडियो देख के अपनी नोट्स बनाइए और फिर नोट्स को टाइमली 1-2 बार रिवाइज करिए। यकीनन दोस्तों आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। और मैं ज्यादा से ज्यादा आसान भाषा में इसलिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे तो आप यकीनन बना पाए, और नहीं भी आता है तो 3 ऑप्शंस को आप काट के अपना आंसर निकाल सकते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन था? याद करिए जब कौन भारत पर आक्रमण करता है? सिकंदर। कौन करता है? सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है तो सिकंदर के 2 सेनापति थे। जो स्थल सेना का सेनापति था, स्थल सेना का, क्योंकि सिकंदर की जो सेना ने आक्रमण किया था एक जल सेना थी और एक स्थल सेना थी। जो स्थल सेना का सेनापति था वह दोस्तों था सेल्यूकस निकेटर। अब होता क्या है दोस्तों कि होता क्या है कि जो सिकंदर था, सिकंदर 326 में भारत में आक्रमण करता है ईसवी पूर्व, और 323 में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है तो बेबीलोन का जो शासक बनता है वह दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ही बनता है। अब सेल्यूकस निकेटर के इतना लालच या लालसा थी कि उसने देखा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो नदी से तो सेना लौट गई थी, लेकिन अगर हम दोबारा आक्रमण करते हैं तो शायद फतेह कर ले, तो इसलिए यह आक्रमण करने के लिए लेकिन दोबारा आता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस समय जो था वह घनानंद था, लेकिन अब कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे किसने प्रशिक्षित किया है? कौटिल्य ने प्रशिक्षित किया है। इसे हराना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है दोस्तों, लेकिन फिर भी वह आता है सेल्यूकस निकेटर, इससे युद्ध होता है। होता क्या है दोस्तों, अंततः होना क्या था? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं
चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, और अंततः यह होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है अपनी पुत्री हेलेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेलेना या चेलेना का विवाह, हेलेना या चेलेना का विवाह किससे करते हैं? हेलेना या कार्नेलिया, सॉरी दोस्तों, हेलेना या कार्नेलिया का जो विवाह है वही करते हैं सेल्यूकस निकेटर किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करते हैं, और 4 क्षेत्र जीते हुए, क्योंकि जब आ रहे थे तो जीते हुए 4 क्षेत्रों को विजित किया था, और जीते हुए 4 क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। कौन कौन से हैं? हेरात है, कांधार है, मकरान है और काबुल है। हेरात, कांधार, मकरान और काबुल। याद रखिए दोस्तों, पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं दिया था, तो कौन से दिए थे? हेरात, मकरान, कांधार और काबुल। हेरात, मकरान, कांधार, काबुल, याद रखिए आप। हेरात, मकरान, कांधार और काबुल जो 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्रों को देता है। अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। इस युद्ध की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें एक किससे प्राप्त होती है? एपियांस। किससे प्राप्त होती है? एपियांस एक ग्रंथ है जिससे हमें इस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। यह रहा दोस्तों सेल्यूकस निकेटर से युद्ध, काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम मेगास्थनीज को, कि मेगास्थनीज कौन था, और इसके द्वारा एक प्रमुख बुक लिखी गई है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछी जाती है, इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारी दी है कि किस तरह के टैक्स लगते थे, क्या सामाजिक जीवन था लोगों का, किस तरीके से आर्थिक जीवन था, इन सभी बातों को दोस्तों इंडिका में बताया है इन्होंने। और इन्होंने इंडिका में लिखा है कि जो दास प्रथा थी वो मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी। अब देखते हैं कि मेगास्थनीज जो कि कौन था? सेल्यूकस जो निकेटर थे, सेल्यूकस निकेटर थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, सेल्यूकस निकेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, आप याद रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक राजदूत के तौर पर भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है? मेगास्थनीज को। किसके साम्राज्य में? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। किसके द्वारा भेजा जाता है? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा जाता है। यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा जाता है। और मेगास्थनीज जो है वह 304 से लेकर 299 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य में रहता है। कब तक दोस्तों? 304 ईस्वी पूर्व से लेकर 299 ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य में रहता है। इसके द्वारा बुक लिखी गई है इंडिका, और दास प्रथा का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो मेगास्थनीज है राजदूत, वह किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इसके बाद में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, क्योंकि ये सभी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मौर्य साम्राज्य को संपूर्ण एक केंद्रीय सत्ता के तौर पर संपूर्ण भारत में जिसने फैलाया तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके द्वारा विभिन्न काम किए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मौर्य साम्राज्य ही मैं कहता हूं काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन बनता है तो अक्सर मौर्य साम्राज्य से ही प्रश्न बनता है। उत्तरापथ मार्ग एक निर्माण किया था, जैसे आपने पढ़ा होगा जीटी रोड को। जीटी रोड का निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी ने नहीं किया था। अब देखेंगे क्यों नहीं किया था। कि उत्तरापथ मार्ग का जो निर्माण किया था वह किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरापथ मार्ग का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां से कहां तक था? यह सिंधु से सोनागांव बांग्लादेश, बंगाल तक था, पश्चिम बंगाल तक था। कहां तक था? सिंधु से पश्चिम बंगाल सोनागांव तक था। इसको जो पक्की है दोस्तों, लाइट आ चुकी है, चलिए देखते हैं। आपको चीजें हो सकता है आपको आप क्लियर दिख रही होंगी। यानी कि जो उत्तरापथ मार्ग का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कहां तक था? सिंधु से लेके बंगाल सोनागांव तक यह मार्ग था। इसको जो पक्की सड़क बनवाया, पक्की जो करवाया वह किसने करवाया? वह करवाया दोस्तों शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और इसका जो नाम रखा था जीटी रोड, वह रखा था एक गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। इनके द्वारा जीटी रोड नाम रखा गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताते हैं शेरशाह सूरी ने, जो सही है दोस्तों। लेकिन अगर पूछते हैं कि उत्तरापथ का निर्माण किसने करवाया था, तो वही करवाया था दोस्तों किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नाम किसने रखा? तो ऑकलैंड ने जीटी रोड नाम रखा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों एक झील का निर्माण करवाया जाता है सौराष्ट्र गुजरात में। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, किसका है? रुद्रदामन की
जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद में एक है दोस्तों शाहगौरा अभिलेख। कौन सा है? शाहगौरा अभिलेख, जो कहां से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गोरखपुर यूपी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शाहगौरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें दोस्तों क्या वर्णित है? इसमें वर्णन है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद 12 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक भीषण अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? भीषण अकाल पड़ता है, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है शाहगौरा अभिलेख से। और इस अकाल की जो नुकसान है उसको कम करने के लिए, भुखमरी को कम करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कुछ राहत के कार्य किए गए थे। इसका जो वर्णन किया गया है वह किया गया है शाहगौरा अभिलेख, जो कि गोरखपुर में स्थित है। अब इससे प्रश्न दोस्तों कितने बन सकते हैं? देखिए कि पूछ सकता है कि यूपीपीसीएस में खासकर कि शाहगौरा अभिलेख कहाँ है, तो कहाँ है? गोरखपुर में है। महावीर स्वामी की मृत्यु के 12वें वर्ष उत्तर भारत में जो भीषण अकाल पड़ा था उसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो शाहगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। शाहगौरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न को दोस्तों एग्जामिनर कहीं ना कहीं रिलेट करके आपको सिर्फ भटकाएगा। एग्जामिनर आपको चीजें पता होंगी, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं होंगी तो फिर प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। आपकी नजर में आता है शाहगौरा अभिलेख, तो आपको सभी चीजें याद आनी चाहिए कि किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य से। कहां से प्राप्त हुआ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या जानकारी प्राप्त होती है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 12वें वर्ष जो उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ा था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी क्लियर होना चाहिए चीजें आपकी। जो क्लियर तभी होंगी जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे। फिर आता है चंद्रगुप्त, इन सब कार्यों को करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का आता है अंतिम समय में दोस्तों यह जैन धर्म के भद्रबाहु जिनके द्वारा क्या लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? आप बताइए कि भद्रबाहु के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। और इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था वह पूछा था कि पतंजलि के द्वारा कौन से दर्शन को प्रतिपादित किया, यानी कि पतंजलि किस दर्शन के आचार्य थे, यह प्रश्न पूछा है। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि भद्रबाहु की ने किस ग्रंथ की रचना की थी। देखते हैं दोस्तों कमेंट्स में कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। अगर देखो चीजें आप देख रहे होंगे तो यकीनन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ हमने यार जी नाम सुना है, तो कहाँ पे सुना है। आपका माइंड घूमेगा ना कि भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित थे, कौन सी बुक लिखी है, कौन सी संगीति में थे। अगर पुरानी वीडियो को आप टाइमली रिवाइज करते आएंगे, चीजों को ट्रिक्स को बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद होंगी। और जहां पे कंफ्यूजन रहती है दोस्तों, टेबल्स रहती हैं, वहां पर मैं आपको ट्रिक्स लगा के जरूर याद कराता हूं। अब कहीं मैं भद्रबाहु में यानी कि शाहगौरा अभिलेख में इनमें ट्रिक्स लगाऊं तो दोस्तों फिर तो आपके जीवन का कोई सार ही नहीं है कि हर चीज में आप ट्रिक्स लगाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि कौन सी ट्रिक किससे संबंधित है। तो ट्रिक्स आप वहीं लगाएं जहां पे लगाना चाहिए और चीजों को टाइमली पढ़ें, याद हो जाएंगी आपको। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। भद्रबाहु चलिए मैं बता देता हूं कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है भद्रबाहु। और जैन धर्म में भी किससे? द्विगांबर संप्रदाय से संबंधित है भद्रबाहु। और भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखना की विधि के द्वारा किस शासक ने अपने प्राणों को त्यागा था? तो किसने त्यागा था? वह थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। यह प्रश्न दोस्तों मैं कहता हूं ना जाने कितनी बार पूछा गया है। किस तरीके से कि सिरबड़ बेलगोला में किस शासक ने अपने प्राणों को त्यागा था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस विधि से त्यागा था? संलेखना विधि से। आपको पूछिएगा आप संलेखना विधि क्या होती है, तो यह सब विधियों मैंने बताया है आपको जैन धर्म में। जैन धर्म का वीडियो देखिए आप। जैन धर्म का मैं कहता हूं तीसरा पार्ट देखिए, मैंने उसमें शुरू में ही बताया कि संलेखना या संथारा विधि क्या होती है। संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को किसने त्यागा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पे त्यागा? कर्नाटक सिरबड़ बेलगोला में। किन पहाड़ियों पर? तो चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। चंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां हैं? कर्नाटक में है। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं आपसे और पूछे गए हैं। आपको हर चीज को एक एक पॉइंट को क्लियर रखना होगा। मैं जितनी भी चीजें लिखाता हूं मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बार बार पढ़ेंगे, चीजों को याद करेंगे, आपके शब्द नजरों में रहेंगे तो आप इजीली आंसर को बना पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आता है
इसका पुत्र जब संलेखना विधि के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसका पुत्र शासक बनता है, कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। यह दोस्तों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार पीसीएस में पूछा गया है कि जैन ग्रंथों में किस शासक को सिंहसेन कहा गया है, तो बिंदुसार को कहा गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है इसके नाम, अमित्रचेष्ट, अमित्रघात, अमित्रकेडीज, अमित्रोकेडीज, यही नाम है इसके तीन। आप कैसे दोस्तों याद रख सकते हैं कि सब में लगा हुआ है अमित्र, क्या लगा हुआ है? अमित्र। तो बिंदुसार की उपाधि समझ सकते हैं कि आप क्या है? अमित्र है। बिंदुसार की उपाधि क्या है? अमित्र को याद रख लीजिए। अब आपसे बनेगा अमित्रोचेट्स, अमित्रघात या अमित्रोकेडीज, जो कि यूनानियों के द्वारा बिंदुसार को नाम दिया गया था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो नाम दिया गया था सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स, ऐसे ही जो यूनानियों के द्वारा बिंदुसार को नाम दिया जाता है वह किया जाता है क्या? अमित्रोकेडीज। अमित्रोकेडीज इसके जो अन्य नाम है। अब अमित्र को याद रखें, तीनों नाम आपको याद रखने चाहिए। और जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक रहता है, और इसके शासनकाल में कोई दोस्तों खास ज्यादा बात नहीं हुई। सबसे जो खास बात हुई थी वह हुए थे तक्षशिला का जो विद्रोह है, वह आगे देखेंगे हम। इसके नाम है अमित्रचेट्स, अमित्रघात और अमित्रोकेडीज। अमित्र को आप याद रखें। इसकी माता का जो नाम था पूछा जाता है वह क्या था? दुर्धरा था। इसकी माता का नाम क्या था? दुर्धरा। बिंदुसार की माता का नाम था। तक्षशिला का विद्रोह। अब तक्षशिला क्या है दोस्तों? तक्षशिला है विश्व का पहला विश्वविद्यालय। विश्व की पहली जो यूनिवर्सिटी है वह है तक्षशिला। सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वह है तक्षशिला। यह जो था तक्षशिला यहां अवस्थित था। सिंधु और झेलम नदियों के संगम पर तक्षशिला अवस्थित था। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र सुसीम को भेजता है। पहले तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजता है, फिर इसके बाद भेजता है अशोक को। अशोक के द्वारा यह विद्रोह को दबाया जाता है। फिर से देखिए, एग्जाम में पूछा जाना है कि तक्षशिला का विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिंदुसार से। यह दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो बिंबिसार को लेकर। बिंबिसार हर्य वंश का संस्थापक है, यह है बिंदुसार। तक्षशिला का विद्रोह होता है किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में होता है, जिसको दबाने के लिए पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजता है, फिर भेजता है अशोक को। अशोक के द्वारा तक्षशिला के विद्रोह को दबाया जाता है। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में एक विश्वविद्यालय है जो कि सबसे प्राचीन है। अब दोस्तों इसके बाद में दो और छोटे से पॉइंट हैं। आपको लग रहा होगा कि मौर्य साम्राज्य में कितना पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य से जितना पढ़ना था मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न जब मैं कराऊंगा इसके करीब करीब मैं आपको 150 प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लंबे समय तक 322 से 184 करीब करीब 250 वर्षों तक शासन किया है। तो इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है और 150 प्रश्न कराऊंगा ताकि आप एक एक पॉइंट्स को देख सके कि हाँ किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में दो थोड़े से और पॉइंट हैं, इनको आप याद रखें। पहले जाते आप पॉइंट को क्लियर करने, जो मैगस्थनीज आया था, मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा जाता है, बस। अब इसके बाद में है दोस्तों स्ट्रैबो के अनुसार और पिलनी के अनुसार। स्ट्रैबो के अनुसार ज्यादातर दोस्तों आपको यही याद रखना है। यह पिलनी वाला जो है एक आध दो बार पूछा गया, लेकिन स्ट्रैबो वाला है कई बार एसएससी वगैरह में और पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन आप इसे भी याद रखें। एक तो याद करना ही, एक और याद कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तो खर्चा होंगे, लेकिन जब याद हो जाएगा फिर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने पूरा पढ़ लिया है, अब इससे प्रश्न बनेगा तो हम कर पाएंगे। स्ट्रैबो के अनुसार मिस्र के राजा, स्ट्रैबो के अनुसार मिस्र के राजा, इनका नाम क्या था? एंटीओकस। एंटीओकस ने डाइमेकस राजदूत को भेजा था। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा कि बिंदुसार में दो ही चीजें हैं बस पढ़ने के लिए, इसके नाम, तक्षशिला का विद्रोह और स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार जो दिया गया है डाइमेकस, कि मिस्र के एक राजा थे जिनका नाम था एंटीओकस। क्या नाम था दोस्तों? एंटीओकस। मिस्र के राजा थे एंटीओकस। एंटीओकस के द्वारा डाइमेकस नामक राजदूत को, फिर से देखिए, मिस्र के राजा एंटीओकस के द्वारा डाइमेकस नामक राजदूत को किसके शासनकाल में भेजा जाता है? बिंदुसार के शासनकाल में एक राजदूत के तौर पर भेजा जाता है साम्राज्य में। यह जो है बिंदुसार डाइमेकस
डाइमेकस से मांग करता है मदिरा की, सूखे अंजीर की और दार्शनिकों की। यह मांग करता है कि आप जाके एंटियोकस से कहें कि मुझे मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक चाहिए हैं। तो यह जाके डाइमेकस जाके एंटियोकस से कहता है कि बिंदुसार ने इन चीजों की मांग की है। तो डाइमेकस जो है वह मदिरा की, सूखे अंजीर की, मदिरा की, सूखे अंजीर की मांग को तो पूरा कर देता है, लेकिन दार्शनिक की मांग को पूरा नहीं करता है। यह प्रश्न दोस्तों भी पूछा गया है कि जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने डाइमेकस से किन चीजों की मांग की थी। डाइमेकस देगा या ऑप्शन आपको देगा एंटियोकस से, क्योंकि वो तो राजदूत के तौर पर आया था। तो शासक जो था मिस्र का वह था एंटियोकस। एंटियोकस से किन चीजों की मांग की थी? तो मांग की थी दोस्तों मदिरा की, सूखे अंजीर की और एक दार्शनिक की। सूखे अंजीर और मदिरा की मांग को पूरा कर देते हैं एंटियोकस, लेकिन जो दार्शनिक की मांग है वह पूरी नहीं करते हैं। अब है दोस्तों, यह था स्ट्रैबो के अनुसार, लेकिन पिल्ली के अनुसार है कि पिल्ली ने सबसे पहली बात तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वह है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका बुक लिखी गई है किसके द्वारा? पिल्ली के द्वारा। अब पिल्ली के अनुसार क्या है दोस्तों कि मिस्र के एक राजा थे जिनका नाम था टॉलमी एदिती, या इन्हें कहा जाता है फिलाडेल्फस। टॉलमी एदिती या फिलाडेल्फस के द्वारा कौन सा डायनोसिस, वह दोस्तों था डाइमेकस, यह है डायनोसिस। डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा जाता है। बस इतना ही दोस्तों। बिंदुसार में नाम है, तक्षशिला विद्रोह है और दो यह पॉइंट है, इनको आप याद रख लीजिए। फिर से देखते हैं कि स्ट्रैबो के अनुसार क्या कहा गया कि स्ट्रैबो ने कहा है कि मिस्र के राजा थे एंटियोकस। एंटियोकस के द्वारा डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा जाता है और यह जो बिंदुसार है वह उनसे, किनसे? एंटियोकस से 3 चीजों को मांग करता है, मदिरा की, सूखी अंजीर की और दार्शनिक की। मदिरा की और सूखी अंजीर की जो मांग है वह जो है एंटियोकस पूरी करते हैं, लेकिन जो दार्शनिक की मांग है पूरी नहीं करते हैं। अब है पिल्ली के अनुसार। पिल्ली ने एक बुक लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्टोरिका बुक लिखी है। मिस्र के राजा टॉलमी एदिती या फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा टॉलमी एदिती या फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा जाता है डायनोसिस नामक राजदूत को। किसके दरबार में? बिंदुसार के द्वारा। वह था स्ट्रैबो के अनुसार, यह है पिल्ली के अनुसार। अब कल की वीडियो में फिलहाल तो हम पूरे मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, इसके बाद हम प्रश्न करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा हूं आपको प्रश्न कराता चलूं अलग अलग। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैं आपको प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य के अलग प्रश्न करा दूं, जो बिंदुसार है बिंदुसार के अलग प्रश्न करा दूं, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे कि हाँ इससे किस तरीके से और कितने प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। ऐसा ही करते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रश्न में आपको अलग करा दूं और बिंदुसार के प्रश्न में अलग करा दूं, अशोक के प्रश्न है उनको अलग करा दूं, ताकि जो चीजें हैं आपकी क्लियर रहें और पता चले कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य में बस इतने प्रश्न पूछ सकता है हमसे, बिंदुसार में इतने पूछ सकता है और अशोक में बस इतने पूछ सकता है। हाँ दोस्तों, यही चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। तो दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो हमने कितना पढ़ा। हमने देखा कि चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य साम्राज्य को जो कि 322 से याद करने की दोस्तों बार बार कोशिश करिए कि 322 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक है, ईस्वी पूर्व तक है ना कि ईस्वी तक। 322 से 184 ईस्वी पूर्व जानकारी के स्रोत है पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक शास्त्रों में ये है, साहित्यिक स्रोतों में यह है। इसके बाद में हमने देखा चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। फिर हमने देखा तीनों का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298, बिंदुसार 298 से 273 और अशोक 273 से लेकर 229 तक शासन करते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के देखा हमने, एक अखंड भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्रफल विस्तार को देखा, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध देखा, इनकी कुछ बातों को देखा, मैगस्थनीज, सुदर्शन झील, उत्तरापथ का निर्माण, अंतिम समय किस तरीके से व्यतीत किया, बिंदुसार को देखा। इन सभी चीजों को हमने क्लियर किया। कल की वीडियो में देखेंगे हम प्रश्नों को, लेकिन आप कमेंट्स करिए प्रश्नों को करते हैं या अशोक को मैं पढ़ाता हूं, आपको जो बेहतर लगे कमेंट्स में बताइए आपको मैं क्या कराया जाए। तो चलिए दोस्तों, चीजें थोड़ी मैं मान सकता हूं दोस्तों कि चीजें थोड़ी टफ है, डिफिकल्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको अगर जीवन में सफल होना है तो औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है जो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करता है, कहीं ज्यादा पढ़ता है, और आप हैं उससे कम पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन किसका होगा? आपका या उसका? उसका सिलेक्शन होगा। और यह भी है कि आपका अगर मन नहीं करता है रात में पढ़ने का, दिन में पढ़ने का, तो आपको जो टाइम बेहतर कर, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के पहले उठो और सूरज के डूबने के डूबन के बाद सो,
तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यह सब मनगढ़ंत है। आपका जो टाइम बेहतर लगे, आपका रात में पढ़ने का मन करता है, बेटर फील करते हैं आप, चीजें याद होती हैं, तो मैं कहता हूँ आप रात भर पढ़ाई करिए, दिन भर सोइए। कोई काम तो आपको है नहीं, अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई काम आपके लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, जो घर के काम है, जो सामान्य जीवन है, थोड़ा बहुत काम तो सबको रहता है, मुझे भी रहता है, इसलिए आपके किसी दिन वीडियो दोस्तों मिस हो जाती है, नहीं बना पाता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको जो टाइम बेहतर लगे, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, आप अगर 10 बजे तक सोते हैं या आप 5 बजे उठते हैं, आपको सुबह पढ़ने का मन नहीं करता है तो बिल्कुल मत पढ़िए। कौन कहता है, आप 10 बजे सो के उठिए, उसके बाद 10 बजे से पूरा दिन पढ़िए आप। या आपको दिन में पढ़ने का मन नहीं करता है, दिन भर सोइए आप, रात भर पूरी पढ़िए आप, 12 बजे से रात में पढ़ना शुरू कीजिए, सुबह तक पढ़िए, जैसा आपको जो टाइम बेहतर लगे उसमें पढ़िए, लेकिन पढ़िए पूरे मन के साथ। ऐसा ना पढ़िए कि ऊब रहे हैं, जमवाही आ रही हैं और पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं दोस्तों। जो टाइम आपको बेहतर लगे, बेटर लगे, चीजें याद करनी है बस, चाहे ट्रिक्स लगाइए, चाहे कोई करिए, चाहे कोई टाइम 10 बजे तक सोइए, चाहे पूरी रात पढ़िए, कुछ भी करिए, चीजों को याद करिए और अंततः सिलेक्शन लीजिए और उन लोगों को दिखाइए जिन्होंने आपसे कहा था कि आप नहीं कर सकते। बस इतना ही दोस्तों, कि अपने माँ बाप का आप सपना पूरा करें, अपने कंधों पर स्टार लगाएं, एक प्रशासनिक अधिकारी बने, ताकि आपका नाम, मैं कहता हूं कि जब आप अपने गांव से, अपने शहर से एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो ना केवल आपके गांव में, कि बल्कि मैं कहता हूं कि पूरे जिले में यह हो जाता है कि हाँ, उसका लड़का एक प्रशासनिक अधिकारी बना है। एक फक्र से आपके पिता का नाम रोशन होता है, आपके परिवार का नाम रोशन होता है, कि थोड़ी सी मेहनत दोस्तों आप और करिए, एक प्रशासनिक अधिकारी बनिए, और इसी आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने की सफलता के क्रम में दोस्तों आपके लिए यह मेहनत थोड़ी बहुत जो भी करता हूं, कि अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुँच सकें जिनको ज़रूरत है। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेहनत को आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो बस इतना ही करूँगा दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।